दोस्तों नमस्कार। आज मैं वैक्सीनेशन पार्ट 2 यानी पप्स में वैक्सीनेशन कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। एक सज्जन मिले, वो वैक्सीनेशन का पेट्स को वैक्सीनेशन लगाते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं थे। बोले डॉक्टर साहब इस बार पता नहीं क्यों बीमारी कुत्तों में फैल रही है पार्वो। मैंने कहा क्यों? मैंने कि मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है या मेरे शहर में तो ऐसा नहीं है। मैंने उनसे पूछा आप वैक्सीनेशन कैसे लगाते हैं? बोलो ठीक है डॉक्टर साहब, आता है कुत्ता, बैठालते हैं, इतना पूछ लेते कुत्ते ने खाना खाया कि नहीं और इंजेक्शन लगा दिया, ले जाओ। दूसरे डॉक्टर हैं वो कैसे लगाते हैं, अंतर देख लीजिए आप। देखिए पहले जब आप कुछ लोग वैक्सीनेशन को लगाना बहुत आसान समझते हैं, ये बहुत आसान काम है। मुझे 27 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैं समझता हूँ डॉग में वैक्सीनेशन करना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम डॉग का पप्स का वैक्सीनेशन करना है। ये नहीं कि आपने इंजेक्शन तरी और लगा दिया, नहीं, उसमें आपके एक्सपीरियंस और दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा उसके साथ अनजस्टिस रहता है, वैक्सीनेशन फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब अब मैं बता रहा हूँ कितने पैरामीटर आप चेक करके वैक्सीनेशन लगाएंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं है किसी डॉक्टर के यहाँ या मेरे यहाँ वैक्सीनेशन फेलियर नहीं होता है, बहुत रेयर। 5 या 6 साल में एक फेलियर हुआ था, उसका भी रीज़न पता किया था हमने, तो इसीलिए हुआ था कि उसको टिक फीवर बाद में बन गया था, वो ओनर ने बताया नहीं। चलिए ठीक है, चलिए जब आप वैक्सीनेशन लगाएंगे पहले तो ये पूछ लेंगे। वैक्सीनेशन पहले पार्ट में बता ही चुका हूँ आपको, इसमें थोड़ा रिपीट करता हूँ। वैक्सीनेशन आप माँ के पेट से तैयारी हो जाती है। चलिए माँ के पेट में वैक्सीनेशन नहीं पप्स को लग पाया, कोलोस्ट्रम से बच्चे का एंटीबॉडी बन गया और पपी डीपी एक तो 28 दिन पर लगती है और सही टाइम होता है। पपी डीपी नहीं लगी तो अब 45 दिन पर आपके पपी को वैक्सीन लग जानी चाहिए। अगर 45 दिन के बाद जितना डिले होगा वो नुकसान आपके पप्स का। आपने 3 महीने पर या 2.5 महीने पर वैक्सीनेशन लगवाया और फिर वो वैक्सीन लगते पिल्ला बीमार पड़ गया, आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो आपके वैक्सीन से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पहले से ही वायरस उसमें इंक्यूबेशन फेस में होता है। जैसे वैक्सीन लगता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वायरस डॉग बीमार पड़ जाता है। नाम होता है कि वैक्सीन लगने के बाद बीमार पड़ गया। वो तो पड़ना ही था, वैक्सीन नहीं लगाते तो 10-5 दिन में पड़ता था। अब क्या हुआ, वैक्सीन लगने से वायरस एक्टिवेट हो गया। इसीलिए ध्यान रखिए, हमेशा पप्स का वैक्सीनेशन पपी डीपी से या तो 28 दिन पर होना है या फिर 45 दिन पर थंब रूल है। 45 दिन पर थंब रूल है, वैक्सीनेशन होना ही होना है पहले। ठीक है, वैक्सीनेशन होने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए नंबर 1, आपको डिवॉर्मिंग की हिस्ट्री ले लेनी है। पिल्ले को कब वैक्सीन हुई है, उसकी माँ की कब हुई थी, जब पिल्ला माँ के पेट में था जब तो नहीं हुई है, या पिल्ला जब 20 दिन का था या होता है तब एक डिवॉर्मिंग होती है। ठीक है, और जब 1.5 महीने पर आता है तो उसे 1-2 दिन पहले करा लेनी चाहिए। कभी भी डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन साथ नहीं करनी चाहिए, इसे बचना चाहिए। रेयर टू रेयर कोई विषम परिस्थिति है तब लगाना चाहिए, अन्यथा वो सही है कि पहले डिवॉर्मिंग करा लो फिर वैक्सीनेशन। जब अच्छा डॉक्टर जब भी वैक्सीनेशन करता है उसके दिमाग में ये रहता है पप्स कौन सी ब्रीड का है, पिल्ले का टेम्परेचर देखना है, कहीं पिल्ले को टिक फीवर तो नहीं है, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, TLC कम तो नहीं है, कौन सी ब्रीड का है, कहीं इनब्रीडिंग का पप्स तो नहीं है, जिसके बारे में पहले पार्ट में आपको बता ही चुका हूँ। इनब्रीडिंग क्या होती है, उससे क्या नुकसान होता है, आप पहले पार्ट में पढ़ लेंगे। इनब्रीडिंग से क्या होता है, इनब्रीडिंग के जितने बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनिटी कम बनती है, यहाँ तक वैक्सीनेशन भी काम नहीं करता। ठीक है, इनब्रीडिंग के बच्चे कौन से होते हैं, जैसे जोड़ा आपने पाल लिया, दोनों जोड़ा क्या है, भाई बहन है, उनसे बच्चे पैदा होंगे, वो इनब्रीडिंग के पप्स कहलाएंगे। अच्छा, अब पिल्ला आपके पास आ गया। अब पिल्ला देखिए, पिल्ले का बुखार देखना है। अगर पिल्ले का बुखार है 103, 104 है, 102 से ऊपर है तो फिर वैक्सीनेशन से बचना चाहिए और पूछना चाहिए बुखार क्यों है, कहाँ से, उसका कॉज ढूंढना चाहिए। कहीं पिल्ला स्कूटर पर बैठाल के तो नहीं लाए हैं पिल्ले को, धूप लग गई हो तो ऐसा बुखार नहीं माना जाएगा। ठीक है, कार में बैठाल के लाएँ, कार में AC नहीं है, टेम्परेचर जरूर बढ़ जाएगा पिल्ले का। पिल्ले को बहुत दूर से बस से लेके आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इनकी वजह से वैक्सीनेशन नहीं रुकेगा, फिर आप टेम्परेचर नॉर्मल आए फिर वैक्सीनेशन कर दें। पिल्ला कार से आया है, मोटर से आया है, AC में आया है, नॉन AC कार में आया है,
धूप में लेके आए, ये सारे फैक्टर एक अच्छे डॉक्टर के दिमाग में रहते हैं वैक्सीनेशन लगाने से पहले। और सीजन क्या है, उस टाइम जब वैक्सीन लगा रहे हैं, पिल्ला आपके पास है, वो गर्मी का सीजन है या ठंड का सीजन है, इससे थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। ब्लड पैरासाइट, आपके पप्स के अंदर क्रोनिक ब्लड पैरासाइट डिसीज है, आपने वैक्सीन लग गया, लगवा लिया तो 90% फेलियर हो जाएगा या इतनी अच्छी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। जब वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडी नहीं अच्छी बनती, उसे वैक्सीनेशन फेलियर ही बोलते हैं। अब आप कैसे पता चलेंगे आपके डॉग के अंदर क्रोनिक टिक फीवर है कि नहीं, अनेमिक है कि नहीं, तो उसको डॉक्टर आंख देखेंगे। यहाँ तक कि जब आंख में कुछ डाउट है, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह देखेंगे, उसके मुंह में म्यूकस मेम्ब्रेन में कलर में कोई थोड़ा अंतर, डॉक्टर तुरंत अलर्ट हो जाएगा, फिर कहेगा भाई इसको एक स्लाइड टेस्ट करा लो या ब्लड टेस्ट करा लो। जब ब्लड टेस्ट की बात आएगी तो एक तो होगी स्लाइड टेस्ट, इसमें ब्लड प्रोटोजोआ और अर्लीचिया बीमारी, नाक में जो खून निकलता है उसका पता चलता है। अब लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, लेटेस्ट वर्ल्ड की नंबर 1 जो वैक्सीनेशन लगाने का नया सिनेरियो आने वाला है। पहले CBC कराइए फिर वैक्सीनेशन होता है, विदेशों में तो ऐसे ही होता है। क्योंकि जितना आप अच्छी हेल्थी बॉडी में वैक्सीनेशन करेंगे, अच्छी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। जब अच्छी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाएगा तो आपका पप सुरक्षित रहेगा। इसलिए देखा होगा आपने, कभी मिलिट्री और पुलिस में कई पिल्ला 4 महीने से पहले नहीं लेते हो, वो भैया 3 वैक्सीन लगा दो और पिल्ले की उम्र दे दो 4 महीने। लेकिन हम लोग सिविलियन उसको नहीं खरीद पाते, क्योंकि वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार का मिलिट्री और पुलिस में जो कोटेशन होता है पिल्लों का, वो महंगा होता है। वो इसीलिए कि वो वैक्सीनेटेड पप्स लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में सारे सिविलियन अनवैक्सीनेटेड पप्स लेते हैं, यहाँ तक कि 20 दिन का पिल्ला ले आते हैं। 20 दिन का पिल्ला, दोस्तों बता रहा हूँ, 50% ही ज़िंदगी जीते हैं, मर ही जाते हैं, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं बन पाती, माँ के कोलेस्ट्रॉल पूरा नहीं पी पाते वो। अब मान लीजिए CBC आ गई, आप ऐसा हुआ है एक बार CBC चेक की और पिल्ला सेल करने के लिए आ गए, उसकी 15,000 TLC थी और पिल्ला ले लिया। उस टाइम पिल्ला खा पी रहा है, जब पिल्ले की TLC 15,000 है, 12,000 से ऊपर और पिल्ला आप ले रहे हैं, अलर्ट हो जाए, पिल्ला 2-3 दिन के अंदर बीमार पड़ेगा। पिल्ला आ गया उनके यहाँ, और जब CBC थी, जब हमने चेक की थी 15,000 थी, हमें डाउट था कहीं वायरस ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ। 14 दिन पार आ गया, अब पिल्ला वापस तो होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से बचा पाए, कईयों हज़ार पैसा खर्च हो गया। अब CBC कराएंगे, उससे क्या पता, ये तो TLC पता चल जाएगा। TLC ज़्यादा है, 14,000 से ज़्यादा, तो वैक्सीनेशन किसी हालत में नहीं करना चाहिए। तो TLC कम है, 6,000 से 5,000, 5,000 से कम है, 4,000 से कम है, तब भी नहीं करना चाहिए। TLC ज़्यादा है तो इन्फेक्शन है, कम है तो बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो ये TLC 8,000 से 12,000 के बीच में हो तब वैक्सीनेशन करना चाहिए। अब आ जाए हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन भी एक TLC का हिस्सा है, ठीक है। उसमें हीमोग्लोबिन अगर 8 से कम है नहीं करना चाहिए, कॉज ढूंढना चाहिए अच्छे डॉक्टर को, इसमें क्या कॉज है, क्यों हीमोग्लोबिन रहा है। CBC की उसमें प्लेटलेट कम निकल आई 1.5 लाख से नीचे, तो वैक्सीनेशन से बचना चाहिए। पहले प्लेटलेट बढ़ा लो, हेल्दी कर लो, तब वैक्सीनेशन कराओ। एक होता है PCV, हीमेटोक्रिट वैल्यू। अगर हीमेटोक्रिट वैल्यू ज़्यादा है तो समझिए आप पेट के अंदर या बॉडी के अंदर कहीं सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें TLC बड़ी निकलेगी और हीमेटोक्रिट PCV ज़्यादा आएगी, तो आप ऐसे डॉग में वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे। एक है ऑक्सीमीटर, लेटेस्ट है, आप डॉग के कान में लगाइए, सारी रीडिंग दे देगा, बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है और पल्स रेट कितनी है और उसके हार्ट का ग्राफ क्या चल रहा है। हेल्दी है, अब तो सारे लोग जानते हैं ऑक्सीमीटर को, कोरोना में हर उंगली में लगाए घूम रहे हर आदमी। ऐसे कुत्तों का भी आता है, कान में लगा लेते हैं और उससे पूरी हेल्थ चेकअप पता चले। बगैर ऑक्सीमीटर के हेल्थ चेकअप आप नहीं कर सकते, अच्छा नहीं माना जाएगा। ऑक्सीमीटर क्या होता है मैं आपको अभी इसमें दिखाऊंगा। अब इनब्रीडिंग का पक्ष तो नहीं है, ये ध्यान रखिए। ब्रदर सिस्टर का पिल्ला तो नहीं है, मदर एंड सन के क्रॉस से बच्चे पैदा तो नहीं हुए, फादर एंड डॉटर के क्रॉस से बच्चे तो नहीं पैदा हुए, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनब्रीडिंग का पक्ष तो समझो आप गई भैंस पानी में, बचना ही होगा। इनब्रीडिंग के पक्ष तो 90% वैक्सीनेशन फेल होने के सिम्टम बढ़ जाएंगे। हुआ एक जगह लेटर हुआ, उसके सारे पिल्लों की आंखें ही नहीं थी, हमने पूछा भैया क्यों हुआ, वो बताने को तैयार नहीं। हमने कहा इनब्रीडिंग हुई है, उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब इसके ना इस कुतिया को उसके बेटे ने क्रॉस कर दिया था, होगी इनब्रीडिंग। एक सज्जन आए, वो डॉक्टर साहब मेरे डॉग का एक पैर नहीं है, अलर्ट हुआ, मैंने समथिंग ही रॉन्ग, पता किया, बोले डॉक्टर साहब मेरी डॉग अपने पापा से ही क्रॉस हो गई। भाई फादर था उनके कुत्ता का,
उससे क्रॉस हो गई इनब्रीडिंग, यानी बेटी और बाप का क्रॉस हो गया, इनब्रीडिंग हो गई, उसके बच्चे। अब जो उसने 5-6 सेल कर दिए होंगे मार्केट में, बस उनकी ज़िंदगी किस कटेगी, बड़ा मुश्किल, बड़ी देख रेख में कटेगी। इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, ऐसे जब इम्यूनिटी कमज़ोर होगी टिक फीवर वगैरह बीमारी ज़्यादा लगेगी। मेल न्यूट्रिशन, एक अच्छा आदमी, अच्छा वेटनरी, अच्छा ब्रीडर ही पता कर सकता है कि डॉग को मेल न्यूट्रिशन है कि नहीं। न्यूट्रिशनल, आपने वैक्सीनेशन तो करा लिया, सीबीसी सही है, लेकिन आपने पिल्ले को खाना पीना अच्छा नहीं दिया तो दिक्कत आ जाएगी, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसलिए विटामिन सी का भरपूर मात्रा में यूज़ करना चाहिए, खाने में भी खिलाने में भी। और अंत में अब डिसाइड होगा कि अब पिल्ले को वैक्सीन लगेगी नहीं। कितने फैक्टर दोस्तों, तो देखिए कितने फैक्टर चेक किए डॉक्टर ने वैक्सीन लगाने से पहले। डिवॉर्मिंग हुई, टेम्परेचर चेक किया, ब्लड पैरासाइट तो नहीं है, खून का स्लाइड टेस्ट भी हो सकता है, स्लाइड टेस्ट भी किया मान लीजिए। चौथा सीबीसी की, चौथा। पांचवा ऑक्सीमीटर लगाया कान पे। छठवां ये पूछा पिल्ला कहीं इनब्रीडिंग का तो नहीं है। सातवां हिस्ट्री पूछी, पूरी हिस्ट्री, भाई कहाँ से लायो, कैसे लायो, कितनी दूर से चल के आया, बस से आया। आठवां मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है। 8 टेस्ट होने के बाद अब आप नतीजे पे पहुंचेंगे, अब पिल्ले को वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो अब वैक्सीनेशन